हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ये स्टोरी है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस 1987 की। 1982 से हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। चौधरी देवीलाल जो कि अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ न्याय युद्ध, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस। फिर 1987 के इलेक्शंस में देवीलाल ने प्रॉमिस किया कि अगर उनकी सरकार आई पावर में तो गवर्नमेंट फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के सारे लोन्स माफ कर देगी। जब इलेक्शंस हुए, लोगों ने देवीलाल को बहुत वोट किया और लोक दल ने बाकी ओपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर टोटल 76 सीट्स जीती आउट ऑफ द टोटल 90 सीट्स। देवीलाल को सीएम बनाया गया हरियाणा का। पावर में आते ही फर्स्ट डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया वो था वेव ऑफ करना लोन्स एज प्रोमिस्ड। लेकिन 1991 के इलेक्शंस में लोक दल फिर से हार गया और कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें इलेक्शंस चाहिए ही क्यों, क्या जरूरत है इलेक्शंस की। दुनिया में ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज हैं जहां इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक एज वेल एज नॉन डेमोक्रेटिक। चलिए अज्यूम करते हैं कि हमें इलेक्शंस की जरूरत ही नहीं है, तो रूल ऑफ पीपल सिर्फ एक केस में एग्जिस्ट कर सकता है कि सारे सिटीजन्स बैठकर डिस्कस करें हर मैटर को और डिसीजंस लें। पर लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है और ना ही सबके पास टाइम है। तो सॉल्यूशन आता है रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे? एक ऑप्शन है कि एज और नॉलेज के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया जाए। और अगर ऐसा करते हैं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के विशेष को पूरा कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा कि लोग उनको चेंज तो नहीं करना चाहते? इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे लोग रेगुलर इंटरवल्स पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट और चेंज करते रहें। इसी मैकेनिज्म को इलेक्शंस बोला जाता है। इलेक्शंस में हम चूज करते हैं हमारे लॉज कौन बनाएगा, गवर्नमेंट फॉर्म करके मेजर डिसीजंस कौन लेगा और किस पार्टी की पॉलिसीज लॉ मेकिंग को गाइड करेंगी। अब देखते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वहीं से एक लिस्ट आती है मिनिमम कंडीशंस की। सबसे पहले एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट और हर वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स फ्री होने चाहिए टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड ऑफर अ रियल चॉइस टू द वोटर्स। ये चॉइस रेगुलर इंटरवल्स पे मिलनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वही जीतना चाहिए और पावर में आना चाहिए। इलेक्शंस शुड बी फ्री एंड फेयर, मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये हैं कंडीशंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। अब हम देखेंगे कि इन कंडीशंस के बेसिस पे इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट। उससे पहले क्वेश्चन, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन एक कंट्री के लिए अच्छा है? बिना कंपटीशन के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी और इलेक्शंस विल बी पॉइंटलेस। देयर आर मैनी डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन आल्सो। फर्स्ट वन, ये डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म की सेंस को जनरेट करते हैं कंट्री में। मतलब कंट्री को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो लीड्स टू पार्टी पॉलिटिक्स। मतलब इसमें पार्टी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, ना कि सिटीजन्स या कंट्री। थर्ड, पार्टीज और कैंडिडेट्स एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे पे विच माइट बी बेसलेस। और फिर पार्टीज और कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स भी यूज करते हैं टू विन द इलेक्शंस, जैसे कि ब्राइबिंग। और हर बार पॉलिटिकल कंपटीशन और उसको जीतने के चक्कर में सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बन पाती, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कर देती है। इन सब डिमेरिट्स के बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्री पॉलिटिकल कंपटीशन को ही क्यों चूज किया? इन रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर्स कंट्री से ज्यादा अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लाइक एनी अदर प्रोफेशनल। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का प्रोसेस फॉलो किया जाता है इलेक्शंस में। मतलब अगर पॉलिटिशियंस ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो पब्लिक चाहती है सॉल्व करना और उनकी तरफ काम भी करेंगे, देन दे विल बी रिवॉर्डेड। पब्लिक उनको वोट देके जिताएगी और पावर में लाएगी। वहीं पे अगर वो वोटर्स को खुश नहीं कर पाए
और उन्हें अच्छा काम नहीं किया तो इलेक्शंस में उनको हटा दिया जाएगा। तो अब देखते हैं हमारी कंट्री का सिस्टम क्या है इलेक्शंस का। इंडिया में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस एक साथ या आसपास के डेट्स में ही होते हैं। इनको बोला जाता है जनरल इलेक्शंस। ऑल्सो कभी कभी किसी लीडर की डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, जिसको बोला जाता है बाय इलेक्शंस। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शंस की ही बात करेंगे। पहले देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट क्या है। इंडिया में इलेक्शंस के लिए एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया जाता है। मतलब पूरी कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है फॉर इलेक्शंस। इन एरियाज को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस एरिया में रहने वाले लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, जो कि बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। ऐसे ही हर स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी डिवाइड किया गया है फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। हरियाणा के पास 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड मेंबर को बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि ओपन इलेक्शन होंगे तो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन शायद ना मिले और हमारी डेमोक्रेसी विल बी लेस रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो हर सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से कुछ रिजर्व्ड हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओनली एससी कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस और ऐसे ही एसटी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओनली एसटी कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। अभी 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड 47 सीट्स फॉर एसटीज। In this map, the red areas are SC reserved constituencies and green ones are ST reserved constituencies. चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड वोटर्स लिस्ट के बारे में। वोटर्स लिस्ट डिसाइड करती है हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट। सो इलेक्शन से पहले एक लिस्ट बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट। दिस लिस्ट फुलफिल्स द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, एवरीवन शुड हैव अ राइट टू वोट। वोटर लिस्ट बनाते वक्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है हर सिटीजन, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, मैन हो या वुमन हो, ओल्ड हो या यंग हो, एजुकेटेड हो या नहीं, सबको राइट टू वोट होना चाहिए। इंडिया में एवरी पर्सन जो कि 18 ईयर या उससे ऊपर की एज का है हैज द राइट टू वोट। ये लिस्ट हर 5 साल में रिवाइज की जाती है फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ नेम्स। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कंडीशन थी कि पीपल शुड हैव रियल चॉइस। इसका मतलब है कंट्री में जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है वो कर सकता है। देयर शुड बी ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया में हर वो सिटीजन जो वोट कास्ट कर सकता है वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है। ओनली एक डिफरेंस है कि मिनिमम एज 25 ईयर्स है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और वोट डालने के लिए 18 ईयर्स। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं और इसे कहते हैं पार्टी टिकट। कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं नॉमिनेशन की। फर्स्ट, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करके सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होता है। इसके अलावा एक लीगल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आपको सबमिट करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती हैं ताकि सारे वोटर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। नॉमिनेशंस के बाद आता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शंस चांस देते हैं सिटीजन्स को ये चूज करने का कि वो कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पॉलिसीज प्रेफर करेंगे अपनी कंट्री के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि सारे कैंडिडेट्स ओपन डिस्कशन करें अपनी पॉलिसीज के बारे में। यही होता है इलेक्शन कैंपेन्स में। इंडिया में इलेक्शन कैंपेन 2 वीक्स के लिए होते हैं, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से लेकर इलेक्शन डेट तक। इस पीरियड में इलेक्शन कैंडिडेट्स अपने वोटर्स को कांटेक्ट करते हैं और मीटिंग्स होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम होता है कि जो भी बिग इश्यूज हैं उन पर पब्लिक का फोकस लाया जाए और सॉल्यूशन प्रॉमिस करके वोट लिया जाए। पास्ट में काफ़ी सक्सेसफुल स्लोगन्स दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। देखते हैं उनमें से कुछ। फर्स्ट इज
गरीबी हटाओ मतलब रिमूव पॉवर्टी। ये इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में। उनका प्रॉमिस था कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज फोकस करेंगी पॉवर्टी रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट वॉज सेव डेमोक्रेसी। ये दिया था जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में। पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि इमरजेंसी के टाइम पे जो इलेक्शंस लिए गए थे उनको रिवर्स किया जाएगा। वेस्ट बंगाल के 1977 असेंबली इलेक्शंस में लेफ्ट फ्रंट ने स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, ये स्लोगन दिया था तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में। अब वैसे तो इलेक्शन कैंपेन्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्शंस, बट टू एंश्योर दैट एवरीवन गेट्स अ फ्री चांस वी हैव सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस कैंपेन्स। फर्स्ट, कोई भी पार्टी वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकती या धमका नहीं सकती। नेक्स्ट, कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकती। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज कैंपेन के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्पेंडिंग लिमिट्स भी हैं। लोकसभा इलेक्शंस में पर कॉन्स्टिट्यूएंसी मैक्सिमम 25 लाख रुपीस खर्च किए जा सकते हैं, और ऐसे ही असेंबली इलेक्शंस में पर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली 10 लाख रुपीस खर्च किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी पार्टी प्लेस ऑफ वर्शिप जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मॉस्क या चर्च को यूज नहीं कर सकती। गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स या ऑफिशियल्स को यूज नहीं कर सकती फॉर कैंपेन। एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो कोई भी मिनिस्टर किसी भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकते या फिर कोई भी बिग पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते। इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद आता है पोलिंग ऑफ द वोट्स। जब वोटर्स वोट डालते हैं उसको बोला जाता है पोलिंग या फिर कास्टिंग ऑफ वोट्स। हर वो सिटीजन जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने नियर बाय पोलिंग बूथ पे जाके वोट कास्ट कर सकता है। पोलिंग बूथ में एंटर करने के बाद इलेक्शन ऑफिशियल्स उनकी आईडी चेक करेंगे और उनकी फिंगर पे एक मार्क प्लेस करेंगे विद इंक। उसके बाद ही और शी कैन कास्ट देयर वोट। जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो सब अपने एक एजेंट को बिठा सकते हैं आउटसाइड द पोलिंग बूथ टू इंश्योर कि इलेक्शंस फेयर मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं। पहले वोट डालने के लिए बैलेट पेपर का यूज होता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज ईवीएम को यूज किया जाता है। वोटर को बटन प्रेस करना होता है जिस भी कैंडिडेट या पार्टी को वो वोट करना चाहते हैं। पोलिंग ऑफ वोट्स के बाद वोट्स की काउंटिंग की जाती है। ईवीएम्स को सील करके एक सिक्योर एंड सेफ प्लेस पे रखा जाता है और एक फिक्स डेट पे काउंटिंग स्टार्ट होती है। और पोलिंग की तरह ही काउंटिंग के टाइम पे भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस। इससे पहले कि हम देखें इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हैं, पहले देखते हैं इलेक्शंस के टाइम पे कुछ कॉमन अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हैं। सबसे कॉमन प्रैक्टिस है फॉल्स या फेक नेम्स को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना और जेन्युइन नेम्स को एक्सक्लूड। नेक्स्ट इज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज बाय द रूलिंग पार्टी, क्योंकि उनके पास एक्सेस होता है इन फैसिलिटीज का। बिग पार्टीज और कैंडिडेट्स यूज एक्सेस मनी इन इलेक्शन कैंपेन्स। इंटिमिडेटिंग द वोटर्स मतलब वोटर्स को डराना, और रिगिंग ऑन पोलिंग डे मतलब वोटिंग के प्रोसेस को मैनिपुलेट करना। एक कंट्री में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं, इसका आंसर एक क्वेश्चन से मिल सकता है कि क्या पार्टी इलेक्शंस जीत सकती है वोटर्स के सपोर्ट के बिना सिर्फ अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करके। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज ईसीआई। ईसीआई ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है इंडिया में, और इट हैज द पावर्स जस्ट लाइक जुडिशियरी सिस्टम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, बट ही इज नॉट आंसरेबल टू हिम और द गवर्नमेंट। ईसीआई को अगर लगता है कि किसी एरिया में अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू इलेक्शंस हुए हैं तो वो वहां पे रीपोल या फिर दोबारा इलेक्शंस भी करवा सकता है। तो इसी के रिगार्ड में फंक्शंस ऑफ ईसीआई देख लेते हैं। इट प्रिपेयर्स एंड अपडेट्स द इलेक्टोरल रोल्स और द वोटर लिस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करके उनको इलेक्शन सिंबल्स प्रोवाइड करना भी ईसीआई का फंक्शन है। नॉमिनेशन पेपर्स को स्क्रूटनाइज करना, इलेक्शन की डेट और रिजल्ट्स अनाउंस करना, कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना और वोटर्स की अवेयरनेस पे काम करना, ये सब हैं ईसीआई के फंक्शंस। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इलेक्शन ड्यूटी पे अपॉइंट होते हैं तो वो ईसीआई के कंट्रोल में अपॉइंट होते हैं और गवर्नमेंट का उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंडिया में इलेक्शंस के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं
कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन के प्रोसेस में। और इसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। एज कम्पेयर टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, द टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन वोटिंग इज हायर। इंडिया में पुअर और अनप्रिविलेज्ड लोग भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में एज कम्पेयर टू यूएस। कॉमन पीपल बिलीव करते हैं कि उनकी वोटिंग पॉलिसी चेंजेस को इफेक्ट करती है। और लास्टली, इंडिया में ऑलमोस्ट 32% पीपल लिंक हैं इलेक्शन एक्टिविटीज से इन वन मैनर और अदर। थर्ड पॉइंट दैट लीड्स टू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया इज एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। अगर आउटकम फेयर नहीं होगा तो हमेशा पावरफुल पार्टी ही जीतेगी। बट इंडियन इलेक्शंस के आउटकम बताते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स आर फेयर। कैसे? हर 3 में से 2 बार रूलिंग पार्टी जो पावरफुल होती है इलेक्शन हारती है इंडिया में। सिमिलरली, जिन कैंडिडेट्स का क्रिमिनल कनेक्शन होता है या जो वोट्स को बाय करते हैं यूजुअली इलेक्शंस नहीं जीतते। रेयर केसेस को हटा दे तो लूजिंग पार्टी हमेशा इलेक्शन आउटकम को एक्सेप्ट करती है एज पब्लिक वर्डिक्ट। फाइनली, लेट्स सी क्या चैलेंजेस आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए इंडिया में। फर्स्ट वन इज, कुछ कैंडिडेट्स मनी और पावर को यूज करते हैं फॉर देयर अनफेयर एडवांटेज। कुछ कैंडिडेट्स क्रिमिनल कनेक्शन को यूज करके पार्टी का टिकट लेते हैं, दैट इज नॉट फेयर। इंडिया में पॉलिटिकल फैमिलीज डोमिनेट करती हैं इलेक्शंस को यूजिंग देयर हिस्ट्री इन द कंट्री। ऑलमोस्ट हर पार्टी और कैंडिडेट सेम पॉलिसीज और सॉल्यूशंस ऑफर करता है। दिस लीड्स टू अ लैक ऑफ चॉइस फॉर द वोटर्स। वोटर्स आर नॉट अवेयर अबाउट देयर बेनिफिट्स एंड राइट्स एंड हेंस फेल टू टेक अ करेक्ट डिसीजन। स्मॉल या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते और इसी वजह से दे आर एट अ डिसएडवांटेज। तो ये था हमारा चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।